चलो गाइस, सो ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग मास्टरी की पहली क्लास है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे मोमेंटम साइकिल के बारे में कि स्टॉक कैसे मूव करते हैं या कैसे जो है नहीं करते हैं, कब कर बाई करना है, कब सेल करना है, कब मार्केट में रहना है, कब नहीं रहना है। तो मोमेंटम साइकिल से हम लोग बेसिकली ये सब पता करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि स्टॉक स्टेजेस में मूव करता है। जैसे हम सबको पता है कि स्टॉक कभी भी डायरेक्ट नहीं मूव करता है। देयर आर 3 स्टेजेस इन विच स्टॉक मूव्स: स्टेज 1 कंसोलिडेशन, स्टेज 2 कंसोलिडेशन एंड स्टेज 3, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि स्टॉक स्टेजेस में करता है। तो कई सारे फेजेस होते हैं स्टॉक के। जैसे फेजेस में क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले फेज़ होता है डीएनडी फेज़। डीएनडी फेज़ वो होता है जिसमें हम लोग को ट्रेडिंग नहीं करनी है, बेसिकली उस समय हम लोग को ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टॉक डीएनडी फेज़ में है या नहीं है? तो अगर आपको स्टॉक लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए दिखेगा, इट मीन्स उस स्टॉक से दूर रहना है हमें, ठीक है। या फिर अगर स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस यानी कि 10, 20 और 50 से नीचे है तो हमें उस स्टॉक को अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें डिमांड कम है तो वो स्टॉक फॉल ही करेगा, ठीक है। और अगर वो बहुत एक्सटेंडेड हो गया है तो फिर उसके बाद भी हाई चांसेस होते हैं कि स्टॉक नीचे आएगा, तो उस समय भी हम लोग को स्टॉक को अवॉइड करना है। तो डीएनडी फेज़ का तो मतलब सिंपल सा है कि स्टॉक में सप्लाई कम है, डिमांड कम है, इसलिए जो है सप्लाई नहीं आ रही है। तो उस समय हम लोग को उस स्टॉक से दूर रहना है, ठीक है। अब अगर जो है हम लोगों को डीएनडी फेज़ में कैसे पता करना है कि अब ये ऊपर जाएगा, तो ये हम लोग समझेंगे मोमेंटम फेज़ में। तो मोमेंटम फेज़ क्या होता है? मोमेंटम फेज़ वो होता है जब स्टॉक प्राइस स्ट्रांगली अपसाइड की तरफ को राइज करता है, हायर हाई और लोअर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में, ठीक है। उसको हम कहते हैं मोमेंटम फेज़। इसमें सप्लाई कम हो जाती है बट डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अर्ली स्टेज ब्रेकआउट भी इसे ही कहते हैं, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडर ट्राई करते रहते हैं और कैच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज स्टॉक पकड़ने के बाद उसमें हाई चांसेस होते हैं बिग मूव्स कैच करने के लिए। इसलिए जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं वो बेसिकली इस टाइप के स्टॉक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? जब स्टॉक का प्राइस राइज करता है रैपिडली अपने एक्चुअल वैल्यू से, तो हाई चांस होता है कि स्टॉक सडन फॉल करेगा एंड स्टॉक को एग्जॉशन फेस में ले जाएगा। मतलब समझ में आया? नहीं समझ में आया तो रुको मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अब ये है, स्टॉक राइज कर रहा है सडन, अब उसकी एक्चुअल वैल्यू अगर 400 रुपये है, स्टॉक अभी 800 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो इट मीन्स कि इसमें एक सडन फॉल आने के चांसेस हाई हैं। अब सडन फॉल से बचे कैसे? जब भी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट ईएमएस को तोड़ देगा तो इसका मतलब उस स्टॉक से मुझे अवॉइड करना है, ठीक है, दूर रहना है, क्योंकि अब इसमें एग्जॉशन फेज़ आ गया। एग्जॉशन फेज़ में कभी भी ट्रेड मत करो, अदरवाइज यू विल लूज़ योर मनी एंड माइंडसेट टू, ठीक है। नाउ यू विल अंडरस्टैंड द मोमेंटम साइकिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको डिफाइन कैसे करें। तो जब भी किसी ट्रेंड का ब्रेक होता है तो चार्ट पे एक ह्यूज कैंडल फॉर्म होती है जो कि अराउंड 6% की होती है, ठीक है, जिससे हम लोग को जिसे हम लोग बेसिकली ट्रिगर कैंडल कहते हैं, ट्रिगर कैंडल, ठीक है। अभी जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल में बताता हूँ। जैसे ये चार्ट है डीएलएफ का, ठीक है। अब देख रहे हो ये एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, ठीक है, अपने इंपॉर्टेंट ईएमएस को मल्टीपल टाइम टेस्ट कर रहा है बट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। बट हम लोग को क्या चाहिए? एक 5 से 6% की कैंडल, ठीक है। 5 से 6% की कैंडल में क्या होना चाहिए? जो वॉल्यूम होना चाहिए, वो वॉल्यूम आपका 50 डे का जो एवरेज है उसका ट्वाइस या थ्राइस होना चाहिए। मतलब अब आप लोग सोच रहे हो कि वो कहाँ पे। अब जैसे मैं देखो एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ। जैसे ये एक मान लो बेस है, ठीक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। अब क्या हुआ इस दिन आप देख रहे हो अर्निंग के नेक्स्ट डे अर्निंग इसकी अच्छी आई। अर्निंग के नेक्स्ट डे क्या हुआ? इसने वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम जो कि 3 to थ्राइस या फिर ट्वाइस टाइम 50 डे एवरेज से ज़्यादा है।
तो अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग को एक कंफर्मेशन हुआ कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, एंड स्टॉक प्राइस क्या हुआ, स्टॉक प्राइस ने भी 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। बट हम लोग यहाँ पे इमीडिएट एंट्री इसलिए नहीं बना लेते क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट ईएमएस थे वो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे थे। तो अब हम लोग की एंट्री कहाँ बनेगी, हम लोग की एंट्री अराउंड इस कैंडल पे बनेगी जब ये दोनों मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आ रहे। ठीक है, अब अगर वैसे तो ये स्टॉक का टेक्निकल बहुत ख़राब है, बट फिर भी अगर हम लोग इस पे बाई करते तो 10-15% का हम लोग मूव कैप्चर कर सकते थे। अब क्या इसका एंड हो गया, अभी इसका एंड नहीं हुआ, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्शन फेज। इसमें अभी स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और फिर एक प्राइस एक्शन बनाएगा तब ऊपर जाएगा। एंड मार्केट भी थोड़ा सा इन्वायरमेंट बहुत बेरिश है, इसलिए स्टॉक इस तरह का रिएक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ इसको तो ऊपर जाना चाहिए था, यहाँ यहीं से ऊपर जाना चाहिए था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अब अगर हम आपको बताएं एक दो और एग्जांपल से, तो चलो मैं दिखाता हूँ आपको एक इंडिया ग्लाइको। हाँ, अब इसमें आपको दिखाता हूँ 2017 में कहीं मेरे भैया ने लिया था। हाँ ये देखो, ठीक है, अब इसको समझो, बहुत क्लियरली समझना। अब जैसे क्या हुआ, स्टॉक दिख रहा है कि एक अप ट्रेंड में था, बट क्या हुआ था, सडन यहाँ पे फॉल आया और 200 डे मूविंग एवरेज के अंदर आ गया। तो मतलब स्टॉक का ट्रेंड पूरा बेरिश ही था। ठीक है, ये पूरा डीएनडी फेज था इसका। अब क्या हुआ, डीएनडी फेज के बाद आप देखोगे यहाँ पे एक अराउंड 16% की कैंडल बनी, एंड 16% की कैंडल में आप एवरेज वॉल्यूम देखो, 50 डे मूविंग एवरेज 50 डे एवरेज वॉल्यूम से 4-5 गुना वॉल्यूम है इसका। ठीक है, मतलब कि मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि स्टॉक में ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, बट इमीडिएटली इस कैंडल पे एंट्री नहीं बनाना है। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होने दिया। जब ये फिर से अराउंड 10 मूविंग एवरेज के पास आया और फिर इसने जो है सपोर्ट लिया इस कैंडल पे, तो हम लोग ने इसके हाई के ब्रेक पे यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई। ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस लो था, बट क्या हुआ कि उसने कभी भी उस स्टॉप लॉस को टेस्ट नहीं किया, एंड एक लैडर के फॉर्मेशन में स्टॉक ऊपर चढ़ता चला गया और 72 डेज़ के अंदर 116% का रिटर्न दिया। ठीक है, एक और हम दिखाते हैं चार्ट आपको, BEML का, BEML 2023। हाँ ठीक है, ये अब ये देखो, यहाँ पे एक बेस बना था, डाउन ट्रेंड में स्टॉक था, उसके बाद ये एक ट्रिगर कैंडल बनी अराउंड 9% की, उसमें जो है वॉल्यूम एवरेज से 3 गुना आया। उसके बाद क्या हुआ, उसने एक बेस फॉर्मेशन बनाया जिसमें हम लोग ने यहाँ पे इसके बेस के ब्रेकआउट पे ट्रेड पंच करी अपनी। ठीक है, एंड उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक सीधा राइज कर गया, कितने परसेंट का, अराउंड 85% इन 2-3 months। ओके, सो दीज आर मोमेंटम फेज स्टॉक्स। जब मोमेंटम चेंज होता है स्टॉक में तो इस तरह के पैराबोलिक मूव आते हैं। पैराबोलिक तो इसको नहीं कंसीडर करेंगे, एक जो है अप ट्रेंड आता है। ठीक है, तो ट्रेंड जब भी चेंज होगा वो बिल्कुल एक ट्रिगर कैंडल से ही होगा। अगर ट्रिगर कैंडल नहीं आ रही है उसका मतलब ट्रेंड नहीं चेंज हो रहा। ठीक है, तो ट्रिगर कैंडल का वेट करो और इम्पॉर्टेंट ईएमएस को हमेशा देखो कि इम्पॉर्टेंट ईएमएस क्या कर रहे हैं। अगर वो अपने मतलब स्टॉक प्राइस उस ईएमएस के नीचे है तो इसका मतलब वो स्टॉक बहुत ख़राब है, तो उन स्टॉक से बचो। ठीक है, अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यंग एंड ओल्ड ट्रेंड क्या होता है। यंग एंड ओल्ड ट्रेंड ये होता है कि जब स्टॉक यंग होता है, यंग स्टेज में स्टॉक होता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक का प्राइस राइज करेगा 100 to 120%, 100+%। ठीक है, तो अब क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि जैसे जो स्विंग ट्रेडर होते हो बेसिकली यंग स्टेज के स्टॉक्स पकड़ते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होगे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूसरे स्टॉक में दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अब जैसे ग्रेफाइट है, अब ये ग्रेफाइट 2021 में अराउंड मैंने लिया था शायद, रुको, हाँ ये देखो, अब ग्रेफाइट यहाँ पे एक लॉन्ग बेस का ब्रेकआउट आया। ठीक है, ट्रिगर कैंडल। अब क्या हुआ कि इसने एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन फेज में
फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी। तो ये एक यंग ट्रेंड है, ठीक है। अब यंग ट्रेंड को लेने में क्या होता है कि यंग ट्रेंड को लेने में आपको इस तरह के मूव्स मिलते हैं जो कि अराउंड होते हैं 125 124% इन लेस देन 2 मंथ्स, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, ये मूव आने के बाद इस जगह एंट्री करते हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये ओल्ड हो चुका है, इसमें ज़्यादा मूव एक्सपेक्ट नहीं होता। हाई प्रोबेबिलिटीज ऑफ चांसेस होते हैं कि यहाँ से ये फेल होकर के अपने इंपॉर्टेंट ईएमएस को तोड़ करके ट्रेंड चेंज करके बेयरिश ट्रेंड हो जाएगा। बट इसने थोड़ा सा अपने आप को संभाला, लेकिन एट द एंड देखो ये नीचे ही आ गया। तो इट मीन्स कि ओल्ड ट्रेंड हम लोग को अवॉइड करना, हम लोग को वो स्टॉक पकड़ने जो यंग स्टेज के हों, यंग ट्रेंड बना रहे हों, ठीक है। तो अब ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूँ तो एफएसएल देख लो। एफएसएल मैंने लिया था शायद इसको दिसंबर 2020 में। हाँ रुको 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 रुको, हाँ ये देखो। अब ये ट्रिगर कैंडल आई, यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, कोई बात नहीं, नहीं ट्रिगर कैंडल ये है, ये एक ट्रिगर कैंडल आई 7% की, वॉल्यूम बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ कहीं एंट्री नहीं ली, तो एक इस बेस के ब्रेकआउट पे एंट्री ली हम लोगों ने। तो एक यंग ट्रेंड है, यंग ट्रेंड के अब देखो तो फ़ायदे देखो, जैसे कि आप देखो कि उसने 3 दिन में 42%। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग यहाँ लेते, तो ये ओल्ड ट्रेंड हो चुका है। यहाँ पे लोगे तो हमेशा जो है चांसेस है कि आपके लॉस ही होगा। तो हमेशा यंग ट्रेंड के स्टॉक पकड़ने, नॉट ओल्ड ट्रेंड, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मूविंग एवरेजेस। बहुत देर से मैं मूविंग एवरेज बोल रहा हूँ, वो होता क्या है बेसिक। तो बेसिकली मोमेंटम फेस में 10, 20 और 50 ईएमए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आई पर्सनली यूज़ ईएमए रादर देन सिंपल मूविंग एवरेज, बिकॉज एसएमए में थोड़ा सा कन्विक्शन लो होता है, बट ईएमए में परफेक्ट होता है। अब चलो बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। अब जैसे मोमेंटम स्टेज में जो अगर कोई स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज से 30 से 35% ऊपर हो, तो हमें स्टॉक को 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन करने का वेट करना चाहिए। एंड अगर स्टॉक अपने की ईएमएस से बहुत दूर हो, जैसे कि होता नहीं कि 10 से 20 से बहुत दूर है, तो उस ट्रेड को अवॉइड करो, उस स्टॉक को अवॉइड करो, क्योंकि जो है बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ट्रेंड चेंज हो सकता है, ठीक है। अब इसको हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं ईएमए काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये एक कौन सा स्टॉक था, नेटको फार्मा, नेटको फार्म। अब नेटको फार्म हम लोगों ने लिया था 2015 में, मेरे भैया ने लिया था 2015। वेट 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 2015 में मार्च के अराउंड हम लोग ने लिया था, ठीक है। हाँ अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वेट वेट अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि स्टॉक बार 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 ईएमए को टेस्ट कर रहा था, ठीक है। बट क्या था कि इन सब जो टेस्ट ब्रेकआउट्स थे इसमें वॉल्यूम नहीं आ रहा था। बट क्या हुआ, इस जगह एक अच्छी कैंडल बनी फॉलो थ्रू के साथ, ठीक है, और 8% का ब्रेकआउट दिया। और पता है हम क्यों रुक रहे थे, हम इसलिए रुक रहे थे कि इस लेवल को ब्रेक करे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, बट जब इस लेवल को इसने ब्रेक किया तो हम लोगों ने इमीडिएट एंट्री बनाई, और हम लोगों ने अराउंड कितना परसेंट मूव कैप्चर किया था इसमें, अराउंड 68% इन 35 डे, इन वन मंथ आई मेड अराउंड 68% इन दिस वन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इस तरह अगर हम लोग ईएमए का यूज़ करते हैं तो हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं कम समय में। अब जैसे क्या हुआ, लोग पूछते हैं कि जो है निकले कैसे, निकलने के लिए सबसे बढ़िया 10 मूविंग एवरेज, यहाँ पे आया, तोड़ा, निकल जाओ, फिर तोड़ा, निकल जाओ। लेकिन अभी देखो अगर आपने यहाँ पे एंट्री और बनाई होती, तो आप देख रहे हो ना यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया फिर रिवर्स कर गया। तो इस तरह के स्टॉक्स में ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब जैसे लाइक देखिए आप यहाँ पे कि 10 का सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम, फिर 20 का लिया, फिर उसके बाद रिवर्स कर गया, फिर देखो 50 का लिया, फिर काइंड ऑफ अप ट्रेंड की तरफ भागने की कोशिश करा। तो इसलिए ईएमए बहुत इंपॉर्टेंट है, ईएमए हमेशा यूज़ करिए, ठीक है। अब एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो मार्क्स
मार्क्सन मार्क्सन हाँ, मार्क्सन फार्मा हम लोग ने लिया था। मार्क्सन फार्मा हम लोग ने कब लिया था? जस्ट सी, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, हम सबको दिख रहा है साफ साफ, ठीक है, पिवट है। अब क्या हुआ, पिवट को इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। वैसे तो मैं यहीं एंट्री करता, इस इतने सारे अच्छे वॉल्यूम देखने के बाद मैं यहीं पे एंट्री करता, बट एग्जैक्ट जो ट्रिगर कैंडल होती वो 5% से ऊपर होती, 6% से ऊपर, तो ये कैंडल 6% से ऊपर थी और वॉल्यूम 50 दिन से डबल था, तो इट मीन्स ये ट्रिगर कैंडल का वर्क कर रही थी। अब क्या हुआ, मैंने इमीडिएट यहाँ एंट्री बनाई, ठीक है, तो इसने अराउंड मुझे दिया 41% इन 22 डेज, मतलब इन 15 डेज आई मेड अराउंड 41%। तो इस तरह जो है ईएमए काम करता है, ठीक है। एंड क्या हुआ था बेसिकली, तो जब ये पलटा तो मैंने सोचा था कि ये इस ईएमए को तोड़ेगा तो फिर और नीचे आएगा, बट क्या हुआ, यहाँ से रिवर्सल मारा, तो मैंने अराउंड इसी के ब्रेकआउट पे एंट्री करी थी, और जब यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया तो मेरा कंफर्मेशन डबल, मुझे कंफर्मेशन हो गया कि अब ये स्टॉक रुकेगा नहीं। उसके बाद देखो बहुत तेज़ भागा ये, तो इसलिए ईएमए का यूज़ करो, कभी कभी बहुत हेल्प करता है। बट ईएमए का मतलब ये नहीं होता है कि आपको इस ईएमए के बाउंस पे बाई ही कर लेना है, कुछ और क्राइटेरियाज भी होते हैं बाई के, वो ज़रूरी है। अब नेक्स्ट है पुल बैक। पुल बैक में क्या होता है, सो एज वी ऑल नो स्टॉक नेवर गो लाइक दिस, ठीक है। तो जब कोई स्टॉक जो है इस तरह मूव नहीं करता है, कभी भी नहीं करता है, वो अगर स्टॉक कभी भी मूव करेगा तो एक थोड़ा सा पुल बैक लेकर के करेगा, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड पुल बैक आता कब है, जब स्टॉक शॉर्ट टर्म में अच्छा गेन देता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि स्टॉक वीक हो गया है। मेरे लिए स्टॉक तब तक वीक नहीं होता है जब तक वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ना ट्रेड करे, ठीक है। 20 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि पुल बैक में कैसे जो है स्टॉक को होल्ड करके रखना है या फिर क्या माइंडसेट रखना चाहिए आपको। जैसे ये चार्ट है नाटको फार्मा का, नाटको फार्मा में, एक सेकेंड, 2015 में लिया था मैंने ये, नाइस 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 नाइस। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्टॉक हाँ, ठीक है, ये स्टॉक यहाँ से मूव किया, पुल बैक लिया, फिर मूव किया, फिर पुल बैक लिया, फिर मूव किया, फिर पुल बैक लिया, ठीक है, फिर उसी जोन में कंसोलिडेट करता रहा और इसी के अराउंड रह गया, तो फिर मूव किया, फिर अच्छा मूव किया, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली पुल बैक इस तरह वर्क करता है। जैसे क्या है कि वैसे तो मैं यहीं पे निकल जाऊंगा 50 डे मूविंग एवरेज के ब्रेक पे, बट क्या होता है कि अगर अच्छे मूव कैप्चर करने तो कभी कभी स्टॉप लॉस, जैसे अब क्या है कि मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो मैं अराउंड 51% के गेन पे यहाँ पे हूँ, तो अगर मैंने जो है 15% गेन लॉक कर लिया तब भी मेरा स्टॉप लॉस ये बनेगा, जो कि ये स्टॉक ने कभी भी छुआ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये एक नया ब्रेकआउट आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रेल इसलिए एसल नहीं किया कि मेरी उम्मीद थी कि ये ब्रेकआउट आएगा, लेकिन नहीं आया तो इसलिए मैंने स्टॉप लॉस अपना ट्रेल नहीं किया। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, तो यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया तो मेरा स्टॉप लॉस 50 डे मूविंग एवरेज हो गया, यानी कि 27-28% मैंने प्रॉफिट अपना लॉक कर लिया। बट क्या हुआ, सडन स्टॉक शूट अप एंड मेक मी 100% रिटर्न इन जस्ट 101 डेज। सो ईएमए इस तरह अच्छी तरीके से काम करता है कि पुल बैक, हमेशा कभी भी पुल बैक में आपको अगर कोई रीज़न नहीं दिख रहा है निकलने का तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कभी मत निकलो, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ट टू होल्ड आफ्टर पुल बैक ऑल्सो, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं, एक और एग्जांपल की बात करते हैं CDSL को। CDSL में भी मैंने इसी तरह का शायद प्लान किया था, हाँ। CDSL मैंने लिया था फरवरी 2021, फरवरी 2021, हाँ ये रहा। अब आप देखो ये स्टॉक किस तरह मूव कर रहा है, जस्ट सी,
मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव, पुल बैक, मूव एंड पुल बैक, एंड उसके बाद सडन एक स्पाइक आ गई बड़ी सी। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ EMA पुल बैक वर्क्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रैली लैग्स की। सबसे पहले तो ये समझ लो, स्टॉक कभी भी एक बार में नहीं बढ़ता है, स्टॉक छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स इस मूव को मिस कर देते हैं रैपिड ट्रेड्स के चक्कर में। ठीक है, क्या होता है कि उनको तुरंत प्रॉफिट तुरंत चाहिए होता है, तो वो जो ह्यूज रैली होती है उसको ये लोग जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो मिस कर देते हैं। अब ये दिखता कैसे, इट्स लुक लाइक अ स्टेयर क्लाइंबिंग। ठीक है, तो जैसे लगता है कि कोई सीढ़ी चढ़ रहा है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि ये कैसे दिखता है। अब जैसे एक चार्ट था वेलेंट, हाँ वेलेंट स्टॉक, वेलेंट स्टॉक मैंने लिया था 2017 में अराउंड। एंड जिसको नहीं पता है कि मैंने 2017 से अपने भाई के साथ बैठ करके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये देखो, अब ये क्या है, यहाँ से एक ब्रेकआउट आया, हायर हाई, हायर लो, 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 हायर हाई, हायर लो। यहाँ पे कहीं पे 50 डे मूविंग एवरेज टूट गया था तो मैं निकल गया था। ठीक है, तो अगर आपको पूरा मूव कैप्चर करना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंटली बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो बिग मूव्स होते हैं वो कभी भी एक दिन में 2 दिन में नहीं आते हैं, उसके लिए कम से कम 30 दिन 40 दिन। इसीलिए जैसे कहते हैं नहीं कि आप क्या करते हो, मैं स्विंग और पोजिशनल करता हूँ। अगर स्विंग में मुझे जो है 30 से 40% मूव मिल रहा है तब तो मैं निकल जाऊँगा, अदरवाइज़ मैं पोजिशनल बैठता हूँ। अगर 1 से 1.5 महीने के लिए तो मैं सोचता हूँ कि मुझे 60 70 80% 90% मिले। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब ये एक हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है तो अब ये क्या करता है, 10 EMA के सपोर्ट के 10 20 EMA के सपोर्ट के लिए आता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, यहाँ कहीं पे जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो बाई करते हैं, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है, बाइंग प्रेशर क्रिएट होता है तो स्टॉक का प्राइस राइज करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि, चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। JBMA मैंने लिया था एक बार। एक्चुअली क्या है कि मैंने सारे स्टॉक अपने जो है एक डायरी में लिख रखे हैं, जिससे मैं देख करके बता रहा हूँ। मुझे एग्जैक्टली जो है टाइम तो नहीं याद होगा, कभी इतना पॉसिबल ही नहीं है, बट हाँ 20 मतलब मैंने नोट किया, हमेशा जनरल बनाई है। अब जैसे मैंने इसको लिया था 2021 में। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ, जस्ट लुक एट द चार्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट, रीटेस्ट, ब्रेकआउट। अब आप समझो कि इस दौरान मैंने कितना परसेंट गेन कैप्चर किया। वेट, काम क्यों नहीं कर रहा, एग्जैक्टली अराउंड 210% इन लेस देन 100 डेज। ठीक है, इन 100 डेज इट रोज अप अराउंड 100+% इन 100 डेज। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ पुल बैक वर्क्स। एंड अब क्या है कि अब जो नेक्स्ट हम लोग का पार्ट है वो है एग्जॉशन फेज। एग्जॉशन फेज क्या होता है, दिस इज़ कॉल्ड एग्जॉशन फेज। ये एग्जॉशन फेज है। एग्जॉशन फेज में क्या होता है कि स्टॉक में मोमेंटम स्लो हो जाता है एंड फॉल करने लगता है। अब इसको पहचाने कैसे, अगर कोई स्टॉक अपने की EMAs को ब्रेक करके उसके नीचे ट्रेड करने लगे तो स्टॉक चार्ट वीकनेस इंडिकेट करता है। ठीक है, इसी को हम एग्जॉशन फेज समझते हैं। एग्जॉशन फेज में एग्जिट करना अच्छा डिसीजन होता है एंड इस टाइप के स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो अपने की EMA से नीचे हो। पैसे कमा के बचाने भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अब ये क्या है कि अपने की EMA से दूर है, तो ये एग्जॉशन फेज है, एग्जॉशन फेस पूरा। एंड समझ लो कि इम्पोर्टेंट जो पिवट्स होते हैं, पिवट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर जैसे लाइक अब ये स्टॉक है, इस स्टॉक में देयर इज़ नो सपोर्ट, देयर इज़ नो रेजिस्टेंस एंड देयर इज़ नो
pivot points. तो it means कि if stock breaks this level then it will rose up without any क्या बोलते हैं उसको, without any obstacles. तो you can see that stock rises next. तो हम लोग अब नेक्स्ट बात करेंगे रैली लेग्स ओवर. अब हमको अगर पता करना हो कि रैली लेग ओवर हो गई तो आपको चार्ट पे कुछ ऐसा पैटर्न दिखेगा. कैसा? वेट वेट लुक लुक लुक, हाँ, लुक लाइक दिस. ठीक है. अब क्या होता है कि ये जैसे क्या होता है बेसिकली, रैली लेग जब ओवर होता है तो वो दिखने लगता है कि जो बेसेस होते हैं वो बहुत छोटे होने लगते हैं. एक बेस, दो बेस, तीन बेस, चार बेस, पाँच बेस, हाईएस्ट 5 बेस जाता है. ठीक है. ये बेस अगर 10 डेज़ का होता है तो ये 5 डेज़ का हो जाएगा, ये 3 डेज़ का हो जाएगा, ये 2 डेज़ का हो जाएगा, ये 1 डे का हो जाएगा. ठीक है. और क्या होता है कि जो है यहाँ पे जो EMAs होते हैं उसमें 10 EMA 20 EMA को क्रॉस कर देता है. इसका मतलब ये स्टॉक अब बेयरिश होने वाला है. ठीक है. तो अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझे तो एक सेकंड, डिनोरा, हाँ, डिनोरा हम लोग ने लिया था कब? 2023 अप्रैल में. 2023 अप्रैल. ये देखो स्टॉक चल रहा है चल रहा है चल रहा है. यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस ओवर देखा एक, उसके बाद स्टॉक फॉल कर गया. ठीक है. और एक और एग्जांपल दिखाएं, बलरामपुर चीनी. हाँ, बलरामपुर चीनी को हम लोग ने लिया था नवंबर 2006 में. मैंने नहीं लिया था, मेरे फादर ने लिया था. मैं उनकी भी पास्ट ट्रेड्स का एनालिसिस करता हूँ जो मेरी हेल्प करती है आने वाले दिन के ट्रेड्स के लिए. जस्ट लुक एट द एग्जांपल. इट ब्रेक्स द की 20 मूविंग एवरेज एंड स्टॉक फॉल्स. ठीक है. तो इस तरह जो है हम लोग को पता चलता है कि स्टॉक कैसे मूव करता है. अच्छा, मैंने बेसिस तो एक्सप्लेन किया नहीं आपको. जस्ट लुक एट द बेस 1, बेस 2, ये. ठीक है. एंड बेस 3, बेस 4 एंड exactly after base 5 it falls. ठीक है. तो इस तरह जो है बेसिस काम करते हैं और पुल जो रैली लेग होती है वो ओवर हो जाती है. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है कि जो जितने भी इंस्टीट्यूशन होते हैं वो प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक बहुत तेज़ी से फॉल कर जाता है. एंड एक चीज़ आपको बता दूँ, स्टॉक बढ़ता धीमे धीमे है लेकिन गिरता बहुत फास्ट है. तो चढ़ेगा 10 कैंडल में 25%, गिरेगा 1 कैंडल में 20%. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जान लो. अब हम लोग बात करते हैं पैराबोलिक मूव्स की. पैराबोलिक मूव क्या होती है? पैराबोलिक मूव वो होती है जब कोई स्टॉक 10 दिन के अंदर 90 से 50% से ऊपर बढ़ जाए, यानी कि इंस्टेंट प्राइस रैपिडली स्पाइक को हम लोग कहते हैं पैराबोलिक मूव. तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली सब लोग घुसते हैं, सबको लगता है कि स्टॉक का चार्ट बहुत अच्छा हो गया, बट एक्चुअली वो बहुत जितना जैसे होता नहीं कि जितनी तेज़ बढ़ोगे उतनी तेज़ गिरोगे. तो उसका वही हाल होता है. जैसे क्या है कि अगर वो 90% बढ़ा तो 50% से ज़्यादा क्रैश कर जाएगा. अगर 10% बढ़ा तो 5% से ज़्यादा क्रैश हो जाएगा. अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझूं, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं तो FCL देख लो. FCL हम लोगों ने लिया था दिसंबर 2018 में. ये देखो 2018 में ये पैराबोलिक मूव. उसके बाद अराउंड 40% का क्रैश. दूसरा है IFCI देख लो. IFCI में ये तो सामने एग्जांपल है. कितना परसेंट मूव? अराउंड 44%, 21% फॉल. तो पैराबोलिक मूव में यही होता है कि स्टॉक 50% से ज़्यादा करेक्ट हो जाता है. ठीक है. अब हम लोग बात करते हैं कि एग्जॉशन फेज़ के बाद क्या होता है. मतलब एग्जॉशन फेज़ के बाद दो चीज़ें हो सकती हैं. या तो वो क्या बोलते हैं टाइम करेक्शन करेगा, या तो वो प्राइस करेक्शन करेगा. टाइम करेक्शन और प्राइस करेक्शन होता क्या है? ठीक है.
तो सबसे पहले हम लोग खोलते हैं चार्ट जय कॉर्प का। जय कॉर्प का चार्ट खोला हम लोगों ने। नाउ 2016-17 यस। यस, तो आप देखोगे कि हाँ, स्टॉक ट्रेंड चेंज करके ऊपर चला, बट क्या हुआ कि स्टॉक में जो है प्राइस करेक्ट हो गया, वो पूरा फॉल कर गया अराउंड 42%। जितना बढ़ा उतना फॉल कर गया। एक और एग्जांपल देखो, जेएम फाइनेंशियल, इसे कहते हैं हम लोग प्राइस करेक्शन। ठीक है, टाइम करेक्शन हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग प्राइस करेक्शन में देखते होता क्या है। प्राइस करेक्शन में मोस्टली क्या होता है कि हम लोग ने वेट, जस्ट लुक एट द स्टॉक मूव्स, स्टॉक फॉल्स, यानी कि अराउंड जितना मूव किया उतना फॉल कर गया, इसे कहते हैं हम लोग प्राइस करेक्शन। ये देखो, जितना मूव किया उतना फॉल कर गया, अब ये जितना मूव करेगा उतना और फॉल करेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन क्या होता है? टाइम करेक्शन जैसे कि आप देख लो मैस्डॉक, मूव आया, थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बट क्या हुआ, अपने जो है 200 डे मूविंग एवरेज का इसने रिस्पेक्ट किया और फिर से अपसाइड को मूव किया, तो इसे कहते हैं टाइम करेक्शन। यहाँ पे क्या हुआ, इसने थोड़ा टाइम स्पेंड किया बट इसने फॉल नहीं किया, उसके बाद फिर से इसने अपना मूव स्टार्ट किया, तो इसे कहते हैं हम लोग टाइम करेक्शन। अगर इसका एक और एग्जांपल समझो तो मैं आपको जैसे बताऊँ, जैसे कि अब ये समझो कि ये स्टॉक स्टॉक 146% फॉल किया, और उसके बाद क्या हुआ, मेस्डॉक राइज किया, उसके बाद मेस्डॉक 31% अराउंड फॉल कर गया, यानी कि 160-70% के राइज में इसने 31% फॉल कर दिया, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता है। बट उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर से इसने 36% अपसाइड कर दिया हाई से, यानी कि अगर हम लोग यहाँ इसके लो से देखेंगे तो इट इज़ अराउंड 100%। तो यानी कि अगर 176% का मूव दे रहा है तो 31% अगर फॉल कर रहा है, इट मीन्स इट दिस स्टॉक इज़ टाइम करेक्शन। तो उसके बाद क्या होता है कि हाई चांसेस होते हैं कि वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके फिर से अपसाइड की तरफ राइज करेगा। ठीक है, अगर हम लोग एक और स्टॉक देखें तो न्यूलैंड लैब, हाँ न्यूलैंड लैब एग्जैक्टली मैंने 2020 में लिया था, ये देखो, जस्ट लुक एट हेयर, it rise around 500%, then it corrected around 50%, यानी कि 500%, 50% is nothing in front of 500%, but क्या हुआ after that, it make inverted head and shoulder, and after break of inverted head and shoulder it again start moving and give good move around 300% more. It rise more, but no one can take हाँ ये रहा, हाँ, तो उसके बाद ये 500% फिर से बढ़ गया। तो इस तरह जो है टाइम करेक्शन काम करता है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ परफेक्ट सेटअप। थैंक यू सो मच।